हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस यूपीएससी पॉइंटर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं एक नई वीडियो। जो हमारा फ्रेंड्स इस सीरीज में घटना चक्र चल रहा है हिस्ट्री का। इसके पहले हमने एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री खत्म कर चुके। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लगभग 4 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। 5वां चैप्टर है, इसमें गवर्नर और गवर्नर जनरल वायसराय को डिस्कस करेंगे। इसमें हम बताएंगे किसका क्या था, क्या कौन सी नीति किस वायसराय के टाइम पे आई थी और कौन से वायसराय का या गवर्नर जनरल का या गवर्नर का क्या टाइम पीरियड था। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम इस वीडियो में, देर नहीं करते, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन इसमें है। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा लेक्चर बड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन हम इसको डिटेल में अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला ही हमारा फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन है ये। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेटिक जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बताया और विलियम बेटिक को भारत का गवर्नर जनरल बताया गया। तो फ्रेंड्स, इसमें जो था बंगाल का जो था प्रथम गवर्नर, वो ये नहीं थे, रॉबर्ट क्लाइव नहीं बने थे। रॉबर्ट क्लाइव की जगह फ्रेंड्स वॉरेन हेस्टिंग थे, याद रखना। तो इस प्रकार ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन 2 बचेगा। तो इस प्रकार हमारा निकल के आएगा आंसर बी। वॉरेन हेस्टिंग सन 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था और 1833 में लॉर्ड विलियम बेटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। इस पद पर सन 1758 से 1760 तक की अवधि में रहा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंड्स, भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था, तो फ्रेंड्स इनमें जो प्रथम गवर्नर जनरल था किसका बताना, वो बताना फ्रेंड्स, इनमें से उसका किसका बताना, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो विलियम बेटिक था, लेकिन वो इनमें से ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम आंसर नहीं दे सकते। ये आरएएस के आरटीएस प्री में 1997 में आया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था फ्रेंड्स? भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था इनमें से कोई नहीं था, अभी मैंने बताया लॉर्ड विलियम बेटिक था। अब फ्रेंड्स, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहली घटना, लॉर्ड क्लाइव का पुनः भारत में आगमन। इलाहाबाद की संधि अभी बताई थी 1765 में, ये 1765, ये 1764 में वो हो रहे, और ये वॉरेन हेस्टिंग सन 1774 में। ठीक है फ्रेंड्स, यही निकल के आएगा। अगर इस प्रकार हम ऑप्शन सेट करेंगे तो इनमें नहीं आ रहा, क्योंकि बक्सर का युद्ध हुआ था सन 1764 में 22 अक्टूबर। तो इस प्रकार से बक्सर का कौन से ऑप्शन पे दिया इन्होंने? बक्सर दिया इन्होंने तीसरे नंबर पे। तो 3 से शुरुआत होती है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। फिर होता भारत में पुनः आगमन 1765 में, 3 के बाद 1। तो फ्रेंड्स, अब ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, बस्ती उम्मीद उसी के ऊपर। और इलाहाबाद की संधि 1765 में, तो इलाहाबाद की संधि अब आना चाहिए था हमारा ये तीसरा नंबर, तो इनमें से ऑप्शन नहीं बन पाएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर अब हमारा आ जाता 5। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? 3 ऑप्शन इसमें सही होंगे, चौथा ऑप्शन एक कोई सा गलत होगा, वो बताते। यूपीएससी के जीआईसी 2010 में आया गया है। अच्छा खासा सवाल है, ये यूपीएससी की श्रेणी में आएगा। इसमें क्या फ्रेंड्स, इसमें बताया जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिसकी ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की थी। ये सही बात है फ्रेंड्स। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को दिया जाता है। सही बात है। लॉर्ड विलियम बेटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक थे, क्योंकि उसने भारत की ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया था। ये ऑप्शन डाउटफुल है। डाउट क्या है इसमें? है ही डाउट। लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय सिद्धांत पर ब्रिटिश साम्राज्य के समृद्ध क्षेत्र जोड़े। ये भी सही बात है, तो ऑप्शन आया इसका निकल के सी। क्लाइव के समय असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार देना, निजी व्यापार बंद करा दिया। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए। जनवरी सन 1766 से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल तथा बिहार की सीमा के बाहर कार्य करते थे। जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारे, फौजदारी कानून
पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधारों में, व्यापारिक सुधारों में जन प्रशासन की नींव पड़ी। विलियम बेटिक 1828 से 1835 तक के शासन में 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों की संयोजन नीति को तिलांजलि दे दी गई। भारत के इतिहास में बेटिक के नाम पर सामाजिक एवं प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 में व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत 1848 में तीसरा, 1869 में जैतपुर, संबलपुर 1850 में, बाल बघाट 1852 में, उदयपुर 1854 में, झांसी 1854 में, नागपुर में विलय कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आता हमारा 6 नंबर पे क्वेश्चन पे क्या है फ्रेंड्स, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अगर संस्थापक की बात करी जाए तो फ्रेंड्स वो लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। इसमें किसको माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव को। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून सन 1757 को हुई प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना के नेतृत्व में लॉर्ड क्लाइव था। इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? राजा चेत सिंह ने किया था। बनारस विद्रोह राजा चेत सिंह द्वारा सन 1781 में किया गया। इस विद्रोह में तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में शरण ली। क्वेश्चन नंबर आता 8, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वो था इनमें से लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। 15 जनवरी सन 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 तक रहा था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति है वो फ्रेंड्स वो इसमें वॉरेन हेस्टिंग्स से है। सुरक्षा प्रकोष्ठ घेरे की नीति वॉरेन हेस्टिंग तथा वेलेजली से संबंधित थे। वॉरेन हेस्टिंग ने मैसूर और मराठों के साथ अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त की भावना से किया था। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम अपने 10 की ओर। रिंग फेस नीति कौन लाया था? तो रिंग फेस की नीति जो थी, घेरे की नीति, डलहौजी लाया था फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन की प्रणाली को समाप्त किया? तो इसमें से जो द्वैध शासन की जो प्रणाली को समाप्त किया था वो वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। वॉरेन हेस्टिंग का जो कार्यकाल सन 1772 से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी शासन प्रणाली का निर्णय को समाप्त किया। कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान आज्ञा दी और स्वयं दीवान बने। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रबंध में अपने हाथों में ले लिया। वॉरेन हेस्टिंग ने दोनों दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत करा और द्वैध शासन प्रणाली को शुरुआत में बंगाल में क्लाइव के समय सन 1765 में हुई। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो फ्रेंड्स वो की गई थी रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा द्विशासन कोर्स स्टार्ट की गई थी और वॉरेन हेस्टिंग द्वारा इसको समाप्त किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीजें याद रखना, किसने स्टार्ट किया और किसने समाप्त किया। किस गवर्नर जनरल ने महाभियोग का मुकदमा चलाया? किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स पर। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। वॉरेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण और निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो सन 1788 से 1795 तक चला, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। यह भी कहा कि वॉरेन हेस्टिंग ने यह सब कुछ साम्राज्य के हित के लिए किया, न कि अपने वॉरेन हेस्टिंग पर लगे महाभियोग के लिए। न वॉरेन हेस्टिंग ने लगे महाभियोग के बारे में विद्वानों के मत भिन्न भिन्न है, किंतु वी.एम. स्मिथ का निर्णय है अधिक मान्य। वे लिखते हैं उसके थोड़े से दोष तक वे वास्तव में दोष थे। उसके राजनीतिज्ञ दोष
थे, जिस पर साहस का संकट आ पड़ा, जिस पर इतनी कठिन उलझनें आ पड़ी कि कभी कभी मानवीय समझ में भूल चूक हो जानी आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसमें हमारा 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, 14 नंबर का क्वेश्चन है इनमें से फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो वो चला गया वॉरेन हेस्टिंग के। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर अब आता है हमारा इनमें से 15 नंबर पे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? भारत के न्यायिक संगठन की स्थापना जो की है वो की है इनमें से फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। न्यायिक संगठन दीवानी फौजदारी न्यायालय श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे सुदृढ़ बनाया और अंग्रेजों की इस कॉर्नवालिस संहिता की शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था, जिसके तहत न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारत के प्रसिद्ध सिविल सेवा और सृजन किया गया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है? वो है फ्रेंड्स इनमें से ऑप्शन नंबर सी, भारतीय प्रशंसा विद सिविल सेवा एवं लोक सेवा का सृजन जो कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया और राजस्व बोर्डों को भंग करके इसके संबंध में नए नियम बनाए और कंपनी अधिकारियों को व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में सभी नए नियम बनाए। उसने कॉर्नवालिस को कोड के माध्यम से दीवानी तथा न्यायिक क्षेत्र में स्पष्ट विभाजन किया, जिसने आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा का रूप लिया। क्वेश्चन नंबर आता 17 में क्या भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया? तो भारतीय लोक सेवा का जो प्रवर्तन किया है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में किया गया है। इसमें 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, जिसे प्राय कंपनी बहादुर शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इनमें से जो ऑप्शन नंबर निकल के आएगा वो आएगा बी। बी क्या है इसमें है दरोगा। ठीक है फ्रेंड, सन 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों को अपनी पुलिस कर्तव्यों से अलग कर प्रति 30 वर्ग मील के क्षेत्र में थाना स्थापित किया, दरोगा नामक पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है वो इंडिया के अंदर है और वो है गाजीपुर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो टाइम पीरियड सन 1786 से सन 1793 में है और 30 जुलाई 1805 को 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसे भारत में इस्तेमारी तथा बंदोबस्त की न्यायिक संहिता का भारतीय लोक सेवक में प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर में उत्तर प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई, तो वहीं पर इसकी कब्र बना दी गई थी। क्वेश्चन नंबर आता 20, लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से जो कथन सही नहीं है वो कंपनी के लिए नियत आय का प्रबंधन करना, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने नहीं किया था। लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों में अंग्रेजी राजनीतिक परिधि लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उसी समय फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो गया और नेपोलियन मिस्र सीरिया विजित कर चुका था और गंभीरता पूर्वक आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलेजली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिसे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित की गई और नेपोलियन का भय टल गया। सहायक संधि की शर्तों की एक शर्त यह भी थी कि संधि को स्वीकार करने वाली रियासत कंपनी की एक सेना रखेगी, जिसका सारा खर्च राज्य को देना होगा। क्वेश्चन नंबर आता 21, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था, तो पेशवा बाजीराव सेकंड था। दौलत राव सिंधिया और जसवंत राव होलकर दोनों पूना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय और सिंधिया के साथ दे रहा था।
उसने 1801 में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया गया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली। 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बसीन की संधि की और संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों की संरक्षकता को स्वीकार कर ली। यह संधि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई सहायक संधि थी। क्वेश्चन नंबर आता 22। 1802 को बसीन की संधि पर हस्ताक्षर के मध्य हुए थे, तो इसमें ऑप्शन अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के होते। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो अवध का नवाब था। वेलेज जली ने सहायक संधि का आविष्कार किया और इस प्रणाली का जो अस्तित्व पहले ही था संभवतः डोपले था। डोपले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी। क्लाइव के काल में यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरलों ने अपनाई। वेलेजली ने की विशेषता केवल यह थी कि उसने इसका विकास कर संपर्क में आने वाले सभी देशों एवं राजाओं के संबंध में इसका प्रयोग किया। प्रथम सहायक संधि सन 1765 में अवध से की गई, जबकि कंपनी ने निश्चित धन में केवल उसकी सीमाओं की रक्षा का वचन दिया और अवध में नया अंग्रेज रेजिमेंट लखनऊ में स्वीकार किया। सहायक संधि किसके काल में क्रियान्वित हुई थी? तो लॉर्ड वेलेजली के हुई थी। निम्नलिखित में से सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था, तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, सारे गलत हैं। और लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों के लिए अंग्रेजी राजनीतिक परिधि लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिनमें वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार की। हैदराबाद ने सन 1798-1800 में, मैसूर 1799, तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में, होलकर 6 जनवरी 1818 को, मछेरी, बूंदी, भरतपुर आदि इसमें से कोई भी विकल्प नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आता 26। सहायक संधि की व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? हैदराबाद के निजाम थे। क्वेश्चन नंबर आता 27। 27 पे क्या है? निम्नलिखित में से लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की जिनके द्वारा संधियों का सही कालानुक्रम बताना है। तो हैदराबाद की संधि बतानी है, तो इसमें से जो 1 2 3 4 सारे क्रम से रखे हुए हैं। भारतीय राज्यों में अंग्रेजों जो प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने भारतीय प्रशासन में सहायक संधि का सूत्रपात किया था? तो इनमें से जो सूत्रपात किया था फ्रेंड्स, वो क्या था? लॉर्ड वेलेजली ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली ने किया था। लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों में अंग्रेजी राजनीतिक परिधि लाकर अंग्रेजों की प्रभुत्व स्थापित करने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इससे अंग्रेजी सत्ता श्रेष्ठता और प्रभुत्व सत्ता स्थापित हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था अंग्रेजों की प्रभुत्व सत्ता स्थापित करना। निम्नांकित युग्मों का सही सुमेलित नहीं है वो बताना। तो इनमें सहायक संधि जो है ये गलत है, 1863 में हुई है। बक्सर का ये 1764 में हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर आता हमारा 31। उस समय जब नेपोलियन शक्तिशाली सामने यूरोप साम्राज्य की धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक भारत के ब्रिटिश पताका में फहराई? 1999 का एक क्वेश्चन है और इसमें लॉर्ड वेलेजली ऑप्शन है। लॉर्ड वेलेजली ने भारत में 1797 में प्रस्थान किया, जो कि आंग्ल भारतीय इतिहास में संभवतः सबसे अंधकारमय और फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का शक्ति बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर आता 32। आंग्ल नेपाल युद्ध के शासन काल में वह था, तो ये लॉर्ड हेस्टिंग था। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 में हुआ था और लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल का काल 1813 से 1823 में हुआ। 1815 सुगौली की संधि में समाप्त कर दिया गया। सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध में हुई थी। सुगौली की संधि 1815 में हुई थी फ्रेंड्स। नेपाल का युद्ध हुआ था, इसमें बंद किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें पहला क्या है? हेक्टर मुनरो
बक्सर का ये ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीयक आंग्ल, ये गलत ऑप्शन है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 1818 में लड़ा गया, और लॉर्ड हेस्टिंग के समय, न कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। ठीक है फ्रेंड, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो लड़ा गया था वो फ्रेंच लॉर्ड हेस्टिंग के समय लड़ा गया था। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर जनरल रहे थे? वो 1820 से 1827 तक रहे थे। क्वेश्चन नंबर, तथाकथित कुशासन के आधार पर गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के से प्रशासन को ले लिया था। तो फ्रेंड्स वो ले लिया था इसमें से लॉर्ड विलियम बैटिक ने। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आता 38 पे, क्या निम्नलिखित में से बंगाल गवर्नर जनरलों में से कौन सा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ? तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर आता हमारा 39 में क्या है? ठगों के दमन के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध था? तो ठगों के दमन के लिए जो इनमें से कैप्टन सिलीमैन था। ठगों में हिंदू और मुसलमानों दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली दुर्गा और भवानी की पूजा करते थे तथा वास्तव में प्राय अपने शिकार का सिर काटकर कर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधिवत विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु कि उनके भाग्य से उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रशासन में तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बैटिक ने कैप्टन सिलीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया और अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष का आजीवन निर्वासित कर दिया गया। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? ठगों का उन्मूलन कैप्टन सिलीमैन के नेतृत्व में हुआ। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? सती प्रथा पर विलियम बैटिक ने पाबंदी लगाई। ये फ्रेंड्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजा मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय समाज सुधारकों ने विलियम बैटिक को इस प्रथा में अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी। बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाज पत्रों ने इनका समर्थन किया। विलियम बैटिक ने कानून बनाकर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। दिसंबर 1829 को नियम नंबर 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल की प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था और 1830 में यह नियम बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? विलियम बैटिक ने। विलियम बैटिक द्वारा सती प्रथा को समाप्ति की गई थी, वो की गई थी फ्रेंड्स 1829 में। इनमें से किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात पर रोक कर दिया गया था? वो कर दिया गया 1789 में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य विलयन निम्न में से किस रीति के तहत हुआ? तो कुशासन के कारण हुआ। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 तक टाइम है इनका, अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय के लिए प्रदेश सतारा 1848 और जैतपुर संबलपुर 1849, बाघात 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1854, नागपुर 1854 और करौली 1855 आदि। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आता है 46। बाघात रियासत का ब्रिटिश शासन में विलय कब हुआ? तो वो हुआ था इनका बी नंबर 1850 में। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था, वो हुआ था 1856 में। विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित में से राज्यों में विलय विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1848 है यू फ्रेंड, तो इसमें से जो ऑप्शन निकल के आएगा वो आएगा सी नंबर का ऑप्शन, 1 2 3 1 3 4 2। ठीक है फ्रेंड्स, अधोलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो फ्रेंड्स इसमें 3 गलत है, 1 सही है। 1849 में सतारा, ये गलत है फ्रेंड्स, इसमें बस ये सही है। 1856 में अवध का विलय हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी विलय नीति नियोजित की क्रियान्वित की गई थी? डलहौजी द्वारा।
ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 51। ब्रिटिश शासन द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित में से किस एक शासक का हटा दिया गया था? वो हटा दिया गया था फ्रेंड्स इनमें से अवध। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से राजसी राज्यों के विलय क्रम में विचार कीजिए। तो इनका जो होगा 3-2-1-4 है। पहले सतारा का हुआ था, फिर वो संबलपुर का हुआ था, फिर झांसी का हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आता है 53। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ? तो वो हुआ था इनमें से फ्रेंड्स सतारा। जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो इनमें जो वास्तविक नाम था वो था लॉर्ड डलहौजी का। क्वेश्चन नंबर आता हमारा 56। सिंध पर ब्रिटिश का कब्जा कौन से सन में हुआ था? वो 1843 में हुआ था। सिक्किम का भारत में विलय करने का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। निम्नलिखित में से कौन सा अवध ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? ये हुआ है जेम्स आउट्रम। भारत में प्रथम रेलवे लाइन ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। ये बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड पे। ठीक है फ्रेंड्स। भारत में पहले रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी फ्रेंड्स 1853 में। किसने सर्वप्रथम भारत का रेल यात्रा प्रारंभ की थी? तो फ्रेंड्स वो रेल यात्रा सबसे पहले प्रारंभ की थी वो की थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला ने की थी। भारत में राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किया था वो क्या था? लॉर्ड डफरिन के समय। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 1853-1855 के दौरान किया गया था वो क्या था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और इसमें एक क्वेश्चन बचता हमारा ये, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस शासन के कार्यान्वित किया गया था? वो किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। 1 नवंबर 1858 महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र में इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था वो भेजा गया था लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 में महारानी की घोषणा की गई थी 1 नवंबर 1800 इलाहाबाद के हुए दरबार में भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड लास्ट बचता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम वायसराय था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट 68। 1 नवंबर 1658 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया गया था। ये किसने सुनाया था? तो ये सुनाया गया था इलाहाबाद में। ठीक है फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच।